वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ का दूसरा सेशन है। इस सेकंड सेशन में हम पिछले ऑब्जेक्टिव्स को हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। आज इंशाल्लाह हम जो एक्टिविटीज करेंगे उन सब में ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स सीपीएल के आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो बच्चे की हेल्प कर रही है कोऑर्डिनेशन में, और कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट में और उसके कंट्रोल में। बैलेंस बच्चा सीख रहा है, जैसे होल्डिंग, वॉकिंग, कैरिंग, जंपिंग वगैरह में वो अपनी मस्कुलर मूवमेंट में बैलेंस डेवलप करना सीखता है। इस्लामिक मैनर्स ऑफ डेली लाइफ आज का स्पेशल एरिया है। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह इन एक्टिविटीज के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं। पिछली दफा क्वेश्चन भी था इनके बारे में। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो उन हमारी बॉडी के वो पट्टे जो लंबे पट्टे हैं, बड़े पट्टे हैं, उनके इस्तेमाल की सलाहियत है। जैसे कलाई से रिस्ट से एल्बो तक और एल्बो से आगे शोल्डर तक के जो मसल्स हैं ये लॉन्ग मसल्स कहलाते हैं, ग्रॉस मसल्स हैं, और इनसे इनके इस्तेमाल की सलाहियत को हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। इसी तरह फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो हमारी आंखों के पट्टे बहुत फाइन होते हैं। आंखों के मसल जो हैं, हमारे हाथ, उंगलियां, हथेली, हमारा थंब जो है, ये पूरे का पूरा हाथ बहुत छोटी छोटी फाइन किस्म की बोन्स और मसल्स के साथ बना हुआ है। तो इनके इस्तेमाल की सलाहियत और साथ आई हैंड कोऑर्डिनेशन में स्पेशली हम ये देखते हैं कि बच्चा जब अपनी नजर जमा पाता है किसी लफ्ज या हर्फ के ऊपर या किसी एक्टिविटी के दौरान किसी खास पॉइंट पर फोकस करता है, तो दरअसल ये फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट हो रही होती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जिस सोसाइटी में का बच्चा सिटीजन है, जिस सोसाइटी का मेंबर है, वहाँ पर उस सोसाइटी के कल्चर के लिए उसके अंदर एडप्टेशन हो और वो वहाँ पर रहते हुए इंडिपेंडेंस गेन कर सके, अपना काम खुद करने की सलाहियत रखे। और हम यहाँ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सी उम्र ऐसी है जहाँ पर बच्चे को इंडिपेंडेंस गेन कर लेनी चाहिए, और उससे आगे कहाँ पर ऐसा है जैसे हमारी मूवमेंट, हमारी हेल्प उसको पैरालाइज कर सकती है और सारी उम्र के लिए डिपेंडेंट बना सकती है। ये एटीट्यूड और बिहेवियर को भी डिपेंड करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन सारी ईपीएल की एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे के इंटेलेक्ट को, उसके पोटेंशियल को, उसके इंटेलिजेंस को किस तरह डेवलप कर सकते हैं, किस तरह ग्रो कर सकते हैं। रिसर्च ये बताती है कि मॉन्टेसरी वे में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनके इंटेलेक्ट में 80% एक नॉर्मल बच्चे के इंटेलेक्ट से डेवलपमेंट देखने में आई है। हमने पिछले सेशंस के अंदर ये देखा था कि बच्चा जब काम करता है ना तो उसके ब्रेन में, उसके हाथ में सिनेप्सिस फॉर्मेशन होती है, यानी कुछ कनेक्शंस बनते हैं। हर नई चीज सीखने पर कुछ कनेक्शंस बनते हैं। जितना ज्यादा बच्चा सेंसरी रिच एनवायरनमेंट में काम करता है, अपने हाथों के इस्तेमाल से, अपने सेंसेस के इस्तेमाल से, ना सिर्फ उसमें सेंसेस रिफाइंड होती हैं बल्कि इसका एक फायदा ये भी होता है कि बच्चे की जहानत में बहुत रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अभी तक दुनिया में कोई और चीज इन बादामों समेत बच्चे की जहानत में वो इजाफा नहीं कर पाई। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि दरअसल ये वो जैसे हमें हमारे यहाँ समझा जाता है और दुरुस्त समझा जाता है कि जैसे नट्स वगैरह की अगर हमारी गज़ा में शामिल हो तो इससे हमारी जहानत में इजाफा होता है। दरअसल बात ये है कि इससे हमारे जो फिजिकल ग्रोथ है ना उसको एड मिलती है। खासतौर पे बादाम जो है वो आंखों के मसल्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
आँखों के पट्टों को मजबूती देते हैं, जो हमारी हमारे मुख्तलिफ तरह के और नट्स हैं, उनसे भी सारे के सारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की डेवलपमेंट जो है ना वो फिजिकली डेवलप होते हैं। ज़ाहिर है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमने पहले भी पिछले सेशन में भी जिक्र किया था कि ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे की हैंड राइटिंग जो है ना उसके लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन बच्चों की शिन और थाई के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी भागने दौड़ने जंप करने वाले बच्चे, उनकी गोलाइयां गोल होती हैं, उनकी पेंसिल की ग्रिप मजबूत होती है। तो ये बहुत ज्यादा अहम बात है कि ना सिर्फ बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में ईपीएल मदद करता है, बल्कि उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी बहुत रैपिड कर देता है। फिर बच्चे की कंसंट्रेशन डेवलप होती है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के यूजेज से, स्क्रीन के एक्सपोजर से बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जो है ना वो डैमेज हो रही है। आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त आईटी एडिक्टेड क्लिनिक्स जो है ना वो आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में इसकी चेन खुल गई है, पाकिस्तान वैसे जरा पीछे रहता है। यूरोपियन कंट्रीज में भी जो बाकायदा ऐसे बच्चों को जो एडिक्टेड हो जाते हैं स्क्रीन के लिए, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उनको सेशंस देते हैं ताकि उन्हें फिजिकल डेवलपमेंट में ला सकें। जैसे कि हमने पिछली दफा भी बात की थी कि पहले 6 साल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा और फोकस को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो इन टर्न हम देखते हैं कि ईपीएल की एक्टिविटीज जो है ना वो बच्चे की कंसंट्रेशन को डेवलप करती हैं, जो कि बच्चे के अंदर गौर फिक्र और तदब्बर की सलाहियतों को की नशोनुमा करने का बायस बनता है। बच्चा किसी पॉइंट पे, किसी चीज पे, किसी खिलौने पे, किसी हर्फ पे कंसंट्रेट करे, या किसी बात को सोचते हुए इस पे कंसंट्रेट करे। ठीक है, ये वो चीज है जहां तक हमने उसे लेकर जाना है। तदब्बर और तफक्कुर के ऊपर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे इंशाल्लाह आगे। साइलेंस गेम आ रही है, जो पावर ऑफ बीइंग साइलेंट है, ये किस तरह बच्चे को के अंदर डेवलप करनी चाहिए इस एज में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बच्चे की एज अप्रोप्रिएट नीड है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो ना वो खास किस्म की तरतीब चाहता है, रेपिटेशन चाहता है, वो एक काम को बार बार करना चाहते हैं, और हम बार बार उसका इस पे मजाक बनाते हैं या फिर हम उसे रोकते हैं बार बार करने से। हालांकि दिस इज द नीड ऑफ द डेवलपमेंट। तो बच्चा बार बार किस लिए करना चाह रहा होता है, वो उसको एक्सप्लोर करता है उस चीज को, उससे वो जो चीजें सीख रहा होता है वो जुबान से तो नहीं एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन ये उसकी नीड है, उसके अंदर ये डिमांड है, इसके अंदर ये अर्ज है कि उसको बार बार रिपीट करे ताकि वो सीख सके। इससे वो अपने मूवमेंट के अंदर सक्सेशन भी सीखता है। अब देखें, एक साइकिल चलाने ही की बात करते हैं ना, इसमें भी सक्सेशन आ जाती है मूवमेंट के, पहले वो क्या करे, उसके बाद वो क्या करे, उसके बाद क्या करे कि साइकिल को वो चला सके। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की चीजें नहीं, पेंट ब्रश उसने पकड़ना है, उसको डिप करना है, डिप करके उसने पेपर तक लाना है, पेपर पे लाके उसने किन बातों को डालना। इस तरह की मूवमेंट में जो सक्सेशन है वो बार बार रेपिटेशन से सीखता है, ऑर्डर से सीखता है। फिर चलते हैं अगर अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि ये सारे एम ऑब्जेक्टिव जिन पे हम आज बात कर रहे हैं वो कौन सी पेयर की एक्टिविटीज हैं जो हमें वो देती हैं। ईपीएल नए एक दो लोग हैं आज के सेशन में, उनके लिए ये थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। ईपीएल है क्या? द वर्ड प्रैक्टिकल, ईपीएल है एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल मीन समथिंग दैट पुट इनटू प्रैक्टिस, और वर्ड लाइफ मीन्स द वे ऑफ लिविंग। तो वो काम जो हमारे इर्द गिर्द हम सब करते हैं, हम पानी पीने के लिए ग्लास पकड़ते हैं, हम जग पकड़ते हैं, हम ट्रे पकड़ते हैं, हम ब्रश पकड़ते हैं, हम स्पून पकड़ते हैं, ठीक है, हम अपनी शर्ट्स की अपने ड्रेसिंग अप करते हैं, शर्ट के बटन अनडू करते हैं, हम जिप खोलते हैं, बंद करते हैं। ये सब चीजें जो है डेली लाइफ की एक्सरसाइजेज है, डेली लाइफ की प्रैक्टिस में आने वाली चीजें। ईपीएल में हम इन चीजों को बच्चों को एक खास स्टेप और ऑर्डर के साथ सिखा रहे होते हैं, और ये उसको इंडिपेंडेंस भी दे रहा होता है, वो खुद काम करना सीखता है और अच्छे तरीके से सीखता है। नेक्स्ट चलते हैं। ईपीएल के बारे में मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि ये वो चीज है जो हमें सुनना की तरफ लेकर जाती है। और अगर हम देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तरीका क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जिंदगी भर जो काम भी किए बेस्ट पॉसिबल वे में किए, इसीलिए वो उसवा हसना कहलाए। तो हमने उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए कुछ कामों को बिल्कुल उनकी तरह, उनके वे ऑफ लाइफ में, उनके स्टाइल में करना सीखना है,
اور کہیں ہم نے اسوہ حسنہ کی پیروی اس طرح سے کرنی ہے کہ جو کام اس وقت ہمارے سامنے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے جو بیسٹ پاسبل وے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم پوری لگن اور محنت سے اس طریقے سے کریں, سلیقے سے کریں. انشاءاللہ یہ سننا ہے اور ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا. اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اس ٹریک پر لے جائیں گے جو ان کی زندگی کے اندر آسانی, خوشی اور لگن پیدا کرے. وہ اپنے جس بھی کام کو کرے اس کو انجوائے کرے. آگے چلتے ہیں. مین گروپس ای پی ایل کے دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ گروپ جو ہے وہ بیسک ایکسرسائز ایڈوانس ایکسرسائز پر مشتمل ہے جن کے مجموعے کو ہم پریلیمنری ایپلیکیشنز کہتے ہیں عام زندگی کے لیے. فولڈنگ, انفولڈنگ, کیرنگ, ہولڈنگ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر آتی ہیں. تو سیکنڈ گروپ میں اپلائیڈ ایکسرسائز ہیں جس میں اسلامک مینر, گرومنگ, ڈریسنگ اپ, پریپیرنگ فوڈ, کیئر آف سرفیسز, میٹیریل, انوائرمنٹ, پلانٹس اینڈ اینیمل شامل ہے. تھرڈ گروپ میں ہم کچھ چیزوں کو ٹریس اور کریٹسی سے کرنا سیکھیں گے. اور تھرڈ گروپ میں ہم کنٹرول آف موومنٹ انشاءاللہ. تو آج فرسٹ گروپ ہمارا پچھلی دفعہ مکمل ہو گیا تھا. آج ہم سیکنڈ گروپ کو دیکھیں گے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں, اس میں اپلائیڈ ایکسرسائزز میں جیسے یہ لسٹ تو پہلے بھی آپ کے سامنے آ گئی. سب سے پہلے اسلامک مینرز ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسلامک مینرز ہم بچوں کو سکھائیں تو پورے اسٹیپس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکلی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. دیکھیں ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اسلامک مینرز میں ہم بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں ٹوائلٹ مینرز, ایٹنگ مینرز, ڈرنکنگ مینرز, سلیپنگ, ویکنگ اپ مینرز اور ٹاکنگ مینرز. ٹوائلٹ مینرز کے اعتبار سے میری اتنی جب ارلی چائلڈہڈ کی ریسرچ کی تو کچھ باتیں میں نے اپنی ریسرچ کے دوران سیکھی. اور آئی ونڈر, ڈیانا اوبلیما ایک چائلڈہڈ اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ٹوائلٹ ٹریننگ کو ڈیل کرتی ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے, انہوں نے پوری اس پہ اپنے ریسرچ دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1940 میں واشنگ مشین آئی, اس سے پہلے تک بچے جو ہے نا وہ جس طرح ٹوائلٹ ٹرینڈ ہوتے تھے, مائیں یورپ کی ہوں یا پاکستان کی ہوں یا انڈیا کی ہوں, آسٹریلیا کی ہوں یا امریکہ کی ہوں, وہ ساری کی ساری اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ جس قدر جلدی ہو سکے بچوں کی ٹوائلٹ ٹریننگ مکمل کی جائے. واشنگ مشین کے آنے کے بعد کپڑے کی نتیں آئیں, ٹھیک ہے, پھر پیمپر آئے. 19th سینچری میں 20th سینچری میں آپ یہ دیکھیں کہ ماؤں نے ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا اور ٹوائلٹ ٹریننگ کی ایج جو ہے وہ ڈیلی ہوتی گئی. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بچے کے ٹوائلٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ 1 ایئر سے 1.5 ایئر تک آپ مکمل کر لیں تو بہت زیادہ ایزی ہے. بچہ جب 12 ماہ کا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر اس کی ایج اپروپریٹ, اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹل نیڈ پیدا ہوتی ہے. وہ اس گندگی سے جس میں وہ نہیں رہنا چاہتا اور اس سے جلدی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے, اور وہاں پر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو ہوتا ہے. بے شک بہت آپ کو لگے کہ میں شاید ایسی بات کر رہی ہوں, لیکن اگر آپ اپنی ہماری جنریشن کی مائیں جو ہیں یا ان کی نانیاں دادیاں ان سے پوچھ کے دیکھیں تو اسی عمر میں بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ کر لیا کرتی تھی. اچھا, 12 ماہ سے 18 ماہ تک کی جو عمر ہے یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ آپ کے ساتھ خود کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب بچہ 2 سے 2.5 سال تک کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیمپر انجوائے کرتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے وہ اس زندگی سے جس سے اسے الجھن ہونی چاہیے, اریٹیشن ہونی چاہیے, وہ اس کو زیادہ ایزی سمجھتا ہے کہ وہ پیمپر کے اندر ہی فارغ ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ ٹوائلٹ میں جائے یا اپنی پارٹی پہ بیٹھے. ٹھیک ہے, اب پارٹی پہ بیٹھنا جو ہے نا وہ ماں کو بھی مشکل لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ آسان ہے کہ بچہ پیمپر یوز کرتا ہے. اب اس کا نقصان دیکھیے, ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں, ہمیں اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کے لیے ساتھ کھڑا کرنے کا کی موٹیویشن دی گئی ہے. اب وہ بچہ جو 3, 4, 5 سال تک پیمپر میں رہے تو اس کے اندر جو ایک نظافت پاکیزگی کا وہ احساس ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہم ٹوائلٹ ٹریننگ ریٹ کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر گندا رہنے کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. خاص طور پر بولو براز سے اس کے اندر پرہیز نہیں رہتی, اس سے اس کو الجھن نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت ایسی نفسیات ہے جو آگے جا کے اس کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہے. ارلی 20th سینچری میں امریکہ میں کچھ اخلاقی جرائم میں مبتلا جو تھے مجرم, ان پہ ریسرچ کی گئی
اور یہ محسوس کیا گیا کہ ان میں سے زیادہ تر بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ارلی چائلڈہڈ میں اس طرح کا وقت گزارا کہ وہ ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ مکمل نہیں تھی اور وہ بعض اوقات اس گندگی میں زیادہ وقت گزار لیتے تھے، یا پھر ان کو کسی نے اس چیز کے حوالے سے کوئی خاص ٹریننگ دینے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیہیویئر کے اندر اس طرح کی چینجز آنی شروع ہوئی کہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈسکشن میں، ان چیزوں کو ڈسکشن میں بھی دیکھیں، چھوٹے بچے جو اگر اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کر کے کسی کا مذاق بنانا یا کچھ، اور اس چیز کا ذہن اثر ان کی حیا پر ہوتا ہے، اس چیز پر جس سے انہیں اللہ ہمیں انسانوں، تمام انسانوں کے اندر اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، وہ اس میں انڈلج ہونے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت مجھے میرے دل کو یہ بات بہت ٹچ کی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ارلی لائف میں پاکیزگی کا تصور دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت جلدی انہیں ٹوائلٹ مینر سکھانے چاہیے۔ ہم سب کو اپنے مطلب گھروں میں بھی اور اسکول میں بھی، ہم بعض اوقات اسکول میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ کمپلیٹ ہو اسکول آنے سے پہلے، اور اگر نہیں کمپلیٹ تو آپ پینپر لگا کے بھیجتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں ماؤں کو ٹائم دیا جائے کہ آپ ایک ماہ اور لے لیں اور بچی کی ٹوائلٹ ٹریننگ کمپلیٹ کروائیں، ایڈمیشن کروا دیں، ٹوائلٹ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے تو بچہ اسکول میں آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، کیونکہ جب 7 سال کی عمر میں وہ بچہ وضو اور نماز مکمل سیکھ کے نماز پڑھنے کی طرف جائے گا تو ضروری ہے کہ پاکیزگی کا احساس، پاکیزگی کی اہمیت کو وہ سمجھ سکے۔ تو ٹوائلٹ مینر سکھائیں گے کیسے، اگلے سلائڈ میں ذرا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ سٹیپس ہیں جب بچے کو ہم نے سکھانے، نہ صرف بچے کو سکھائیں بلکہ میڈ کو بھی ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ میڈ جو ہے جب بچے کو ٹوائلٹ لے کر جائے تو وہ ہم بچے کے لیفٹ فٹ کو یا لیفٹ لیگ کو ٹچ کر کے بتائیں پہلے یہ والا پاؤں رکھیے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ بچے کو عادت ہو جائے گی، اسے پتا ہوگا، پھر جو ہے وہ بڑے گھر میں مدر اور اسکول میں میڈ جو ہے وہ یہ دعا پڑے بچے کے لیے۔ اتنی سی ٹریننگ میڈ کی ضروری ہے۔ یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جو ظاہر ہے کہ کلاس میں ہم دعا یاد کروا سکتے ہیں، لیکن باتھ روم کے دروازے کے آگے کھڑے کر کے 3 سال کا 3.5 سال کے بچے کے ساتھ یہ ضد نہیں لگا سکتے کہ دعا پڑھو پھر ہی جائیں گے۔ وہاں پر سمپلی اتنا میتھڈ اختیار کرنا ضروری ہے کہ میڈ جو ہے اسے بتائے، اسے یہ دعا یاد کروائی جائے، اس سے سنی جائے اور اسے یہ طریقہ سکھایا جائے کہ جب وہ بچے کو لے کر جائے دروازے پہ رک کے اب دعا پڑھتے ہیں، تو بچے کو اس کام میں وہ سن لے، بڑا پڑھ دے۔ اسی طرح گھر میں مدد، اور پھر یہ بات جب بچوں سے ڈسکس کی جائے ٹوائلٹ ٹریننگ کے حوالے سے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم ٹوائلٹ میں چپ رہیں گے، زیادہ بولیں گے نہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے یہاں ٹوائلٹس بنے ہی الحمدللہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم قبلہ کی طرف منہ نہیں کرتے، لیکن اس بات کو ڈسکشن میں بتائیں بچے کو کہ کبھی واش روم کے علاوہ کہیں بیٹھنا ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو ہم قبلہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز قبلہ کا تصور ابھی چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو انہیں سامنے دائیں بائیں کا تصور نہیں، لیکن شروع سے ہم بتانا ضرور شروع کریں گے تاکہ یہ چیز اس کے ذہن نشین ہو جائے، بے شک وہ قبلہ کو کی سمت کو بھی پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ اس کے علاوہ ٹوائلٹ کو فلش کرنا اور سوپ کو یوز کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں سوپ جو ہے وہ واشنگ ہینڈ جو بچے کو ہم سکھائیں گے 8 انٹرنیشنل اسٹیپس کے ساتھ سکھائیں گے، اس میں ہم بچے کو پوائنٹس بھی ساتھ سنا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس کے وایا میڈیا اس کو سنوائیں تو میں تو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایسی پوئم تلاش کریں جس پہ میوزک نہ ہو، ورنہ ٹیچر کے ساتھ خود بچے جو ہے پوئم کو پڑھتے ہوئے ہاتھ دھونا سیکھیں۔ پھر باتھ روم سے باہر واپس آتے ہوئے پھر بچے کو دائیں ٹانگ کو ٹچ کر کے بتائیں گے یہ والا پیر باہر پہلے رکھیں گے، اور پھر باہر نکل کے اس کے لیے دعا پڑیں گے۔ بچہ کتنے طویل عرصے میں یہ ٹوائلٹ ٹریننگ سیکھ سکتا ہے؟ میرا خیال 1 سے 2 ماہ میں، لیکن اگر ہم یہ اسسٹنس اسے 6 ماہ تک دے دیتے ہیں تو یہ لائف لانگ لرننگ ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے۔ ٹوائلٹ ٹریننگ کے حوالے سے 2-4 باتیں اور بھی ذرا اس دعا پہ غور کر لیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ علماء اس بات کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھاتے ہیں، ہم بڑوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دعا پڑھنا کتنا ضروری ہے تو ہم انشاءاللہ بچوں کو ضرور یاد کروائیں گے۔ یہ وہ واحد وقت ہوتا ہے جس میں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارے باڈی گارڈز ہمارا ساتھ چھوڑتے ہیں اور ہمارے ساتھ واش روم میں اندر نہیں جاتے یقیناً، اور باتھ روم جو ہے نا وہ جنوں کا گھر ہے۔
तो इस एतबार से हमें बाथरूम की सफाई सुथराई, वो बाथरूम जो साफ सुथरे होते हैं जहाँ खुशबू का इस्तेमाल होता है वहाँ पे जिन नहीं कहते। तो इसके लिए जरूरी है कि स्कूलों के वॉशरूम्स की भी सफाई का खसूसी ख्याल रखा जाए और बच्चों को इन टॉयलेट के मैनर्स को की आदत डाली जाए ताकि हर तरह से उनकी हिफाजत हो सके। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ईटिंग और जो ड्रिंकिंग मैनर्स है ना, वो भी बच्चों को सुन्नत के एतबार से स्लीपिंग मैनर बाकायदा प्रैक्टिकल बच्चों के लंच टाइम में रोजाना याद करवा दिया जाए 7-8 पॉइंट्स के हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्री स्कूल के अंदर ही बच्चों की ईटिंग ड्रिंकिंग मैनर्स की, वॉशिंग हैंड की सारी जो है वो ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर ग्रूमिंग में आप देखें, वॉशिंग हैंड्स है, वॉशिंग फेस है, ब्लोइंग नोज है, ब्रशिंग टीथ है, कॉम्बिंग, ब्रशिंग, ब्रेडिंग हेयर, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाएंगे। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको ईपीएल के मैनुअल में मिल जाएगी। ये स्टेप्स के साथ सारी एक्टिविटीज वहां पर मौजूद है। आगे चलते हैं। ड्रेसिंग अप में हमारे पास देखें स्मॉल एंड लार्ज बटन फ्रेम होते हैं, स्नैप, जिप, वेलक्रो, हुक एंड आई, शू लेस और शू बकल। ये फ्रेम ऐसे हैं जो उनपे ये लकड़ी के बने हुए फ्रेम होते हैं, जैसे ऊपर आपको ब्लू कलर में जिप फ्रेम नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखें ना किसी ड्रेस पे, जैकेट पे लगी हुई जिप या बैग की जिप की निस्बत इस वुडन फ्रेम में एक ही तरह के, एक ही साइज के सारे लार्ज बटन, स्मॉल बटन, स्नैप जिसको हम पिच बटन भी कहते हैं, जिप, वेलक्रो जो पट्टी होती है चप करके खुलती है ना, इधर देखें साइड पे ये एंड पे इसकी तस्वीर भी दी हुई है, शू पे भी होती है आमतौर पर। ये हुक एंड आई, यानी हुक को आई में कैसे खोलना और डालना है, ये साथ बनी हुई है हुक एंड आई जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। शू लेस कैसे हमने अनटाई करने और कैसे टाई करने है, उसकी बो कैसे बनानी है। फिर शू बक्कल हम जो कैसे खोलेंगे और कैसे बंद करेंगे, ये बाकायदा ड्रेसिंग फ्रेम में स्टेप्स के साथ, इसकी वीडियो भी आपके साथ आपके लिए एडमोडो पे मौजूद होगी किसी एक आध फ्रेम की, वरना आप यूट्यूब पे भी अगर ये फ्रेम का नाम लिखे मॉन्टेसरी ड्रेसिंग ड्रेसिंग फ्रेम जैसे शू लेस, तो आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी पूरे स्टेप्स के साथ मिल जाएगी। ये ना सिर्फ बच्चे को के अंदर इंडिपेंडेंस पैदा करती है, बच्चे को अपना काम खुद करना आ रहा है। अब जूता जो है वो आप झुक के नीचे बैठ के जूते को बस शू लेस जो है वो बंद करना है, खोलना सिखाएं, ये बजाय इसके कि बच्चा टेबल और चेयर पे बैठा हुआ उसके सामने फ्रेम पड़ा हुआ है शू लेस वाला और वहां पे वो सीख रहा है, स्टेप्स के साथ सीख रहा है, बार बार उसको रिपीट करके देख रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा मजेदार और आसान तरीका है, कंफर्टेबल भी है। आगे चलते हैं। इसमें देखें फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट भी हो रही है और ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट भी हो रही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी ड्रेसिंग फ्रेम के अंदर। और फिर जब ट्राइपॉड ग्रिप है ना, जिससे हमने तस्मा पकड़ा, जिससे आपने बक्कल पकड़ा, बटन पकड़ा, तो पेंसिल की ग्रिप भी इंशाल्लाह बन रही है। अब इसी के अंदर आप देखें प्रिपेयरिंग फूड भी आ जाती है, हम बच्चों को नाइफ यूज करना सिखाते हैं। ठीक है, नाइफ पकड़ना, पास करना, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट पास करना हम इससे पहले सिखा चुके होते हैं बेसिक एक्सरसाइज में। और ये बहुत मजे की बात है कि बहुत छोटी उम्र में ना हम बच्चे को अगर शार्प ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना सिखा दें तो सारी उम्र के लिए हिफाजत हो जाती है। जब बच्चा 2.5 से 3 साल, 3.5 साल की उम्र में शार्प चीजें पास करना सीख लेता है ना, जैसे पेयर ऑफ सीजर्स है, पेंसिल है, नाइफ है, कोई भी ऐसी चीज जिसका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, तो उसको ये तरीका उसका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जब वो पहुंच जाता है 6 साल, 5 प्लस में, तो उसको दिल चाहता है वो पेंसिल चबो दे किसी को, ये कर दे, मतलब वो मिस्चीवियस बिहेवियर जो है ना वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उससे पहले उसकी ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी हो कि उसने पेंसिल कैसे पास करनी है, उसने नाइफ कैसे पास करना है, तो चूंकि उसके मैनर्स पे उसकी नेचर जो है वो खैर वाली है, पॉजिटिव नेचर है, तो जहाँ पॉजिटिव मैनर्स पहले सिखा दिए जाते हैं ना, वहाँ बिहेवियर के अंदर मिस्चीवियसनेस नहीं आती, ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर बच्चे को हमने नाइफ यूज करना सिखाना है, क्योंकि आगे उसने मुख्तलिफ तरह के वेजिटेबल या फ्रूट्स की कटिंग और पीलिंग करनी है, जैसे बनाना है उसको पील करना, फिर उसको कटिंग बोर्ड पे रख के काटना और फिर उसको फोक के साथ खाना। ठीक है, फोक का और स्पून का यूज हम उन्हें बेसिक एक्सरसाइज में सिखा के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक एक्सरसाइज में उसने नाइफ को पास करना भी सीख लिया, यहाँ पे यूज करना है। फिर मैनेजिंग कंटेनर्स, यानी मुख्तलिफ तरह के जो बॉक्सेस हैं
उसने बेसिक एक्सरसाइज में ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लिड ऑफ अ बॉटल की एक्टिविटी है, कंटेनर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लिड ऑफ अ कंटेनर। जैसे उनके लंच बॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उन पे हम उनकी प्रैक्टिस करा चुके होते हैं, किस कंटेनर को कैसे खोलना है, इसको कैसे खोलना है, ये जो पेच वाली बॉटल है इसको कैसे खोलना है, जो पैक करके खुलती है इसको कैसे खोलना है, मुख्तलिफ तरह की बॉटल्स पे। और यहाँ पर ये है उनको मैनेज कैसे करना है। अगर आपके पास से 2-3 तरह की वेजिटेबल या फूड है, जैसे 5+ में एक्टिविटी आ रही है, और वो फ्रूट्स काट रहे हैं अपनी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए या फ्रूट चाट बनाने के लिए, तो वो इन्हीं कंटेनर्स को मैनेज करेंगे, मुख्तलिफ साइज देके कौन सा फल किसमें डाला जाए, जो मिक्सिंग बॉल है वो बड़ा है उसमें भी कैसे डालना है। ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ बच्चे को, लेकिन वही सारी चीजें, इंडिपेंडेंस, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डर, सक्सेशन इन मूवमेंट, ठीक है, ये सब चीजें जो है ना इसके अंदर से आ रही है। हम 5+5 के बच्चे को ब्रेड और केक को काटना और फिर उससे सैंडविच बनाना, उसके ऊपर बटर या कोई भी स्प्रेड जो है वो लगा के उसको सैंडविच बनाना सिखा देते हैं। इसी तरह मिल्क शेक की प्रिपरेशन भी इसी लेवल पर सिखाई जा सकती है, सैलेड, ये सारी चीजें +5 to 6 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं मॉन्टेसरी मेथड यूज हो रहा है वहां पे ये सारी चीजें बच्चों के करिकुलम एरिया में शामिल होती हैं। और ये वो चीजें हैं जिससे बच्चे के अंदर वो खुशी आती है, वो चले उसकी इमेजिनेटिव लेवल पर वो इन चीजों को सीख रहा होता है कि हम कभी बाद की जिंदगी में उसको ये चीजें इस तरह से नहीं सिखा सकते, इतनी आसानी से नहीं सिखा सकते। आगे चलते हैं। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड में चले। यहाँ पर ये जो मैनेजिंग फूड्स है ना, और खासतौर पर ऐसी एक्टिविटी जिसमें पानी का इस्तेमाल है, उसमें हम खास तौर पर बच्चे को अपनी स्लीव्स फोल्ड करना सिखाते हैं और एप्रन यूज करना सिखाते हैं। अब देखें, बेसिक एक्सरसाइजेज में बच्चे ने अपना एप्रन हैंग करना और उसको पैक से उतारना सीख लिया होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि प्रिपेयरिंग फूड की एक्टिविटी में एक तो बच्चा स्लीव्स फोल्ड करेगा, दूसरा एप्रन पहनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्रेस और कर्टिसी पे। ग्रेस और कर्टिसी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट करती हैं, यानी पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में बच्चा जो है वो किस तरह सोशलाइज करे, किस तरह लोगों से मिले, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, थैंक यू, जज़ाकल्लाह का इस्तेमाल, किसी खूबसूरत चीज को देखकर या किसी को अच्छा काम करते देख कर सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये वो सारी चीजें हैं जो ग्रेस और कर्टिसी की एक्सरसाइज में शामिल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ सैंपल एक्टिविटीज है, उनको देखते हैं। पीछे पीछे नहीं चलेंगे, पीछे से स्लाइड, इससे पहले देखिए जो स्लाइड है, ग्रेस एंड कर्टिसी। ये है ग्रेस और कर्टिसी की स्लाइड। यूजिंग गोल्डन वर्ड्स, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, वेलकम, ये सब चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, छींकने का तरीका तो हम उधर इस्लामिक मैनर्स में सिखा चुके हैं, स्नीजिंग, यॉर्निंग, ये सारी चीजें वहां पर हो गई। लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह की कुदरत देखते हैं, अल्लाह की शान, जहाँ पर अल्लाह की शान और कुदरत हमारे सामने आती है, लोगों का से खैर पहुंचने पर दिल से इस बात को शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कफिंग, स्नीजिंग और यॉर्निंग का इस्लामिक मैनर्स के हवाले से यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। मॉन्टेसरी में ये लोग ना कर्टिसी में शामिल करते हैं, हम इसको अप्लाइड एक्सरसाइजेज में भी डील कर सकते हैं। और अपना तारीफ करवाना, कहीं पे किसी को मदद की जरूरत हो उसको हेल्प ऑफर करना, मैं आई हेल्प यू, या मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ इस काम में। एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन, किसी ने अच्छा काम करना हो तो उसकी तारीफ करना, ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी से खत्म होता जा रहा है। अगर हम छोटे लेवल पे बच्चों को दूसरों की तारीफ करना सिखाएं, अपने क्लास फेलोज को एडमायर करना सिखाएं, तो जेलसी का एहसास कम होगा इंशाल्लाह। ऑफरिंग अ नाइफ और एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक दफा एक हदीस पढ़ने को मिली मुझे कि ग्रेस एंड कर्टिसी में ये ऑफरिंग एंड नाइफ को शामिल इसलिए किया जाता है कि ये ग्रेसफुल मैनर है।
और हमने इसको शामिल कर लिया बेसिक एक्सरसाइजेज में। मैंने इसमें कुछ चेंजेस इस एतबार से की कि क्योंकि नाइफ को पकड़ना बेसिक एक्सरसाइज शामिल था। इन्होंने ग्रेस में इसलिए डाला इसको, खासतौर पर मैंने इधर मेंशन किया इसको कि इसका तरीका ग्रेसफुल क्या है। आपने नाइफ किस तरह से पकड़ना है, किस तरह ब्लैंड उसका जो शार्प हिस्सा है वो आपकी हथेली की तरफ हो, और दूसरा जो उसका हैंडल हो जिसे आप उसको पास कर रहे हैं उसकी तरफ। अच्छा, इसका हवाले से एक दफा एक हदीस पढ़ी कि तुम में से किसी के जहन्नमी होने के लिए यही काफी है कि वो अपने हथियार की नोक दूसरे की तरफ करे बिला वजह। तो देखिए, अब छुरी भी या नाइफ भी एक हथियार है, कैंची भी है, इसी तरह पेंसिल, ये बच्चों के हथियार होते हैं जिससे वो दूसरों से किसी न किसी तरह शरारत करते हैं। फिर नॉकिंग द डोर, ये ग्रेस एंड कर्टेसी का, ये सारे डेली लाइफ एक्सरसाइजेज हैं। जिंदगी भर में ये सारे काम हमें करने हैं। हाउ टू सिट एंड स्टैंड फ्रॉम अ चेयर, गिविंग अ एंड रिसीविंग अ गिफ्ट, आंसरिंग द फोन। ये काम तो खैर बड़ों बड़ों को नहीं आता कि फोन पे को कैसे सुना जाता है, उसको किस तरह से गुफ्तगू की जाती है। तो अगर हम कोशिश करें कि हम इसी लेवल पर बच्चों को, बच्चे बहुत प्रिटेंड करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा अगर आप देखें फोन उठाकर प्रिटेंड करेगा जैसे वो बाबा से किसी से बात कर रहा है। तो अगर इसकी बाकायदा ट्रेनिंग इस लेवल पर स्कूल के अंदर हो जाए, चाइल्डहुड में हो जाए तो बहुत है। अब चलते हैं हम अगले एरिया की तरफ, और तो है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइजेस जो हैं, दरअसल ये बच्चे को अपनी मूवमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस सिखाते हैं। जैसे वॉकिंग ऑन द लाइन, वॉकिंग अराउंड द मैट। आगे चले अगले स्लाइड पे। साइलेंस गेम में भी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है। बच्चा अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी टंग को कंट्रोल करता है, अपनी बोलने की ख्वाहिश को कंट्रोल करता है। वॉकिंग इन द लाइन, वॉकिंग अराउंड द मैट। जब बच्चा वॉकिंग अराउंड द मैट सीख लेता है ना, तो उसे तवाफ की एक्टिविटी भी सिखानी चाहिए। उसे बताना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज तवाफ कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। एक काबा का मॉडल दिखा के कि जो हजर अस्वद है, फ्लैग स्टोन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इस तरह बच्चा फिंगर से पॉइंट करके भी अपने 7 सर्कल्स हैं मुकम्मल करके इशारे से जैसे दिखा सकता है। कभी यार्ड गेम के तौर पर भी हम उन्हें सिखाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे लोग इस बात के हामी भी हैं, कुछ इसमें कबाहत भी फील करते हैं कि अगर कोई चीज में मॉडल सामने रख के किसी काबा का मॉडल उसके इर्द बच्चों को सिखाया जाए। तो इसमें बहरहाल इख्तलाफ मौजूद है, कुछ उलमा इजाजत देते हैं, कुछ कहते हैं कि ये मामला जो है वो कहीं हद से बाहर ना हो जाए, जैसे आप मुनासिब समझें। देखें, बेसिक बात यह है कि हमने एक बच्चे को तवाफ की सेंस क्यों ना अगर देनी चाहे, तो हम बच्चे को यार्ड में एक स्टिक उस दरमियान में लगा के कि हम इसके ये 7 चक्कर लगाते हैं, जब हम अल्लाह के घर जाएंगे तो वहां पर ये है दायरे में घूमना। दरअसल दायरे में घूमते हुए बच्चा जो है वो अपने मस्कुलर मूवमेंट, लाइन पे चलता हुआ अपने मसल्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस गेन करता है। इसी तरह ग्रोथ मोटर स्किल डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्री स्कूल के अंदर बनना चाहिए। एज अप्रोप्रिएट गेम्स का पूरा एक प्लान होना चाहिए। जो बच्चे जितना ज्यादा भागने दौड़ने वाला इन्वायरमेंट जो है उन्हें मिलता है, अगर स्कूल में बहुत ज्यादा खुली जगह नहीं है, कोई एक हॉल या कोई एक कमरा या एक यार्ड इस तरह का हो जहाँ पर बच्चों से इस तरह की, जैसे थ्रो एंड कैच की गेम है, या बॉल को अपने बास्केट के अंदर आप बच्चों को 10-12 बॉल जो है प्रोवाइड करें एक ग्रुप को। वो कितनी बास्केट जो है ना, वो कितनी बॉल वो थ्रो करके बास्केट में डालता है। इससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, इससे कंसंट्रेशन डेवलप होती है। इसी तरह रोप पुलिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। फिर अगर रोप किसी हुक के साथ लटका के छत पे बच्चों को छोटी उम्र में रस्ते पे चढ़ने की ट्रेनिंग मिल सके, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा प्लान है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी जिससे बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की रीडिंग जो है वो, बच्चों की क़राअत और रीडिंग अच्छी हो, यानी उर्दू लैंग्वेज हो, कुरान हो या इंग्लिश हो, तो बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग जो है वो डेवलप कर सके, अच्छी रीडिंग कर सके। तो हमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स दोनों के डेवलपमेंट पे काम करना है। अगर हम चाहते हैं हमारी तहरीर अच्छी हो, तो उसके लिए भी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं जरा। हाउ साइलेंस हेल्प, सबसे अहम बात, सबसे मजे की बात आज के सेशन की,
अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बच्चे शोर बहुत मचाते हैं, बच्चे चुप नहीं होते, घर में हो स्कूल में हो। पिछली दफा भी एक सवाल आया था। तो ये जो साइलेंस गेम है ना, ये बहुत मजे की चीज है, लेकिन ये सबसे पहले तो खुद बड़ों को सीखनी होगी। यानी जो करवाने वाले हैं ना, वो पहले इसको पूरे सेंस के साथ खुद बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बच्चों को करा सकेंगे। और जब बच्चों को कराएंगे तो वो उन्हें फील होगा कि हमने देर लगा के सीखी है, बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं। साइलेंस जो है वो इनर डिसिप्लिन क्रिएट करती है। आप ये देखिए, मेडिटेशन हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाले हरा में जाके गौर फिक्र करने की हमारे सामने है। और इसके अलावा हम डीप लेवल ऑफ इंस्पिरेशन या पर्सनालिटी इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ वक्त खामोश रहकर गौर फिक्र करना, किसी चीज को इमेजिन करना, जो है ना, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे इनर डिसिप्लिन को मेंटेन करती हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भी हमारी रिलेशनशिप को मजबूत करती हैं। वजह इसके कि हम बोलें, हम गौर करें। अब जरा इस लफ्ज पर गौर करते हैं, तदब्बुर और तफक्कुर क्या है और किस तरह हम साइलेंस गेम की तरफ के जरिए बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा करने की कोशिश करेंगे। है लफ्ज जो है, फिक्र जो है वो है एक सिंगल थॉट। तफक्कुर फिक्र से है और एक सिंगल थॉट को हम तफक्कुर या सोच कहते हैं। जी जी, ये अभी ये पहले मैं इसके बैकग्राउंड बना लूं इंशाल्लाह, कि मैं आपको पहले ये चीज समझा लूं कि ये है क्यों जरूरी है, फिर हम गेम करेंगे। हम यहाँ पर गेम करेंगे इस वक्त इंशाल्लाह, पूरी डिटेल है आगे हमारे पास, करीब करीब 15 मिनट इस गेम, ये इस गेम की सारी डिस्क्रिप्शन पे और डिटेल पे हम बताएंगे। थोड़ा सा मुझे लेट मी अलाउ टू एक्सप्लेन इट। मैं ये बात कह रही थी कि तदब्बुर क्या है, तफक्कुर क्या है। फिक्र जो है वो एक सिंगल थॉट है, ठीक है। अरबी में दुब्र कहते हैं पुश्त को, बैक साइड को। किसी ख्याल का, किसी सोच का पीछा करना तदब्बुर कहलाता है, यानी बार बार उसको सोचना, हत्ता कि तदबीर तक पहुंचना। सही। अब ये देखें इसके लिए खामोशी कितनी जरूरी है। ये एक साइंटिफिक बिहेवियर है जो साइलेंस से पैदा होता है, जो इनर डिसिप्लिन से फूटता है। ये डीप लेवल ऑफ इंस्पिरेशन है जो आपको इन्वेंशन तक ले जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को, बच्चे की पर्सनालिटी को इंटीग्रेट करेगा। खुद मुझे बहुत सारी ऐसे मामलात में इस गेम से हेल्प मिली। हम अपने स्टाफ की अक्सर जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें भी हम ये गेम जो है वो रख लेते हैं, इसलिए कि वो ये हमारी जो पर्सनालिटी इंटीग्रेशन है ना, और जहाँ जो कुछ हमने सीखा होता है उसको इमेजिन करना होता है, उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शंस को शो करना होता है ना, वहां पर हमें कुछ वक्त चाहिए होता है करने के लिए, उस चीज को अपने थिंकिंग का पार्ट बनाने के लिए, ऑर्डर में इंशाल्लाह। यानी इंटेलेक्ट की वैकेलिटी हो, अफेक्शन की हो या इमोशन की हो, ये डेवलप हो रही है साइलेंस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई, इससे पहले की कुछ चीजें मैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, साइलेंस के मेडिटेशन का हिस्सा है। जब मैंने इसको सीखा था मुझे क्या है कि आप कभी काम फाइल किया आपने कुछ ऐसा जो और वहां बात हो गई और कई मान हजरत खदीजा जो मेडिटेशन और जो गुजारे और वहां पर ही अल्लाह ने सच्चाई से मुताबिक करवाया और कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। अलग की जो क्लासेस स्टार्ट किए
ने इमोशन तो जिनके लिए हम चाहिए और जो चीजें आप सीखो स्लाइड क्लियर है नॉट अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है जी ठीक है हम बात कर रहे थे साइलेंस गेम की तो साइलेंस गेम के हवाले से मुझे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वक्त गार हिरा में गुजारा सच्चाई की तलाश में गुजारा अल्लाह ताला के बारे में इस कायनात के गौर व फिक्र तदब्बुर करते रहे तो अगर हम बच्चे को अपनी क्लासरूम के अंदर इस तरह का वक्त गुजारना सिखाते हैं कि वो कुछ देर खामोश रहे और खुद से उसके माइंड को प्रोसेस करने का टाइम मिले उसके हार्ट को प्रोसेस करने का टाइम मिले तो इंशाल्लाह उसकी जो लर्निंग है उसकी जो इंस्पिरेशन है वो फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचेगी मैंने ये थोड़ी देर पहले ये बात की थी मैं इसीलिए दोहराना चाह रही हूँ कि वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था कि मारिया मॉन्टेसरी ये कहती हैं कि लर्निंग उस वक्त आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है जब वो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचती है यानी वो
इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि देखिए जब हम किसी चीज को सीखते हैं ना तो शऊरी तौर पर, एक है लाशऊरी तौर पर हम सीख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो बच्चे से कंसर्न लेके उसके सामने एक्टिविटी प्रेजेंट की जाती है, वो बार बार करता है, तो वो कॉन्शियस लेवल पर सीखता है, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस तक पहुंचता है बच्चा। और फिर फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका क्रिएट होती है जब वो उस चीज को इमेजिन भी कर पाता है, सोचता भी है, और उसको क्लियरली इमेजिन करके उस कॉन्सेप्ट को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेता है। आगे चलते हैं जरा साइलेंस गेम की तरफ कि वो है क्या। साइलेंस गेम में हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमने एक नेचुरल सीन की ऐसी तस्वीर हमें चाहिए होगी जो हम सामने वॉल पे हैंग करेंगे। जरा तस्वीर बड़ी होनी चाहिए जिसके अंदर कूलनेस और कामनेस हो। फिर हम पूरी क्लास को इनवाइट करेंगे इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। हम बच्चों को बताएंगे कि हम साइलेंस क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं, और हम साइलेंस क्रिएट करने से पहले का मतलब क्या है, वी मस्ट नॉट मेक अ नॉइस। हम उन्हें बताएंगे कि जब आप अगर देखेंगे इसमें कि अगर बच्चे बड़े हैं तो वो उनके लिए ब्लैक बोर्ड पे सामने चाक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, वर्ड साइलेंस पे लिखा जा सकता है, अब उसे छुपा दिया जाए। ठीक है, उसके आगे कोई पेपर लगा दिया जाए। हम बच्चों को कहेंगे जो ही आप वर्ड साइलेंस देखेंगे तो आप साइलेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता खामोशी इख्तियार करेंगे, यानी अपना वॉल्यूम लो करेंगे, बात जो कर रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देंगे, हत्ता कि हम चुप हो जाएंगे। ना एकदम चुप होंगे और ना हम एकदम जो है ना वो साइलेंस को स्टॉप करेंगे। जब हम साइलेंस से दोबारा जो है ना वो नॉइस में जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता साइलेंस को स्टॉप करें, हल्का हल्का विस्परिंग में बोलते बोलते जो है ना वो आगे। अब इसके लिए मैंने इस गेम के अंदर, मॉन्टेसरी गेम के अंदर, ये थोड़ी सी इनोवेशन की थी कि हम बातें करते हुए जो चुप होंगे तो हम क्यों ना इस एक्टिविटी को स्मॉल हुस्ना के साथ करें। ये नहीं, हम अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों को पढ़ना शुरू करते हैं एक नॉर्मल सी आवाज के साथ जिसको नॉइस ना कहा जा सके। आहिस्ता आहिस्ता हम विस्परिंग में जाएंगे, विस्परिंग से हम साइलेंस में एंटर हो जाएंगे। और हम ये देखेंगे, देखिए छोटे बच्चों का मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे जो है वो 30 सेकेंड जो है वो साइलेंस क्रिएट कर सकते हैं। 30 से आप बाय प्रैक्टिस उन्हें 3 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें कोई प्रेशर ना हो, कोई डांट डपट ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि हम इसको एंजॉय करें कि जो ही अगर कोई बच्चा बेख्याली में भी बोल पड़ा तो फिर बाकी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता विस्परिंग करते हुए बोलते हुए अपनी आवाज ऊंची कर देंगे। यही मसला सुना शुरू करेंगे। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलाम। इस तरह हम कुछ देर चुप रहने के बाद दोबारा आहिस्ता से दोबारा शुरू से इसी तरह शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आवाज ऊंची करते जाएंगे। हम बच्चों को बताएंगे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हम बच्चों को बताएं कि हम एक पिक्चर यहाँ पर हैंग कर रहे हैं या हैंग की हुई है, तो जो ही वो वर्ड साइलेंस लें, यानी दो सूरतें, पहली तो लिखा हुआ पढ़ लें या सुने, तो फिर वो खामोशी इख्तियार, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये कि साइलेंस खत्म कब करनी है, तो दोबारा से जब वो वर्ड साइलेंस सुने तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने वी आर साइलेंट सो डू नॉट। इस दौरान हम बच्चे को आहिस्ता सांस भी आहिस्ता से लेना सिखाएंगे। बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। विस्परिंग करते करते हम बच्चे को फील कराएंगे कि वो अपनी आवाज लाउड करते जाएंगे ताकि हम हम जो है ना वो साइलेंस को खत्म कर देंगे। इस तरह हमारी गेम एंड हो जाएगी। ये आमतौर पर 3 से 5 मिनट की एक्टिविटी होती है, बच्चे को इन्वाइट करने से लेके साइलेंस क्रिएट करके साइलेंस को एंड करने तक तकरीबन 5 मिनट्स की एक्टिविटी। लेकिन बच्चा इससे इतना ज्यादा पुरजोश हो जाता है कि वो 10-15 मिनट इस एक्टिविटी के लिए आपको टाइम रखना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहेगा, वही आपको बताएगा मुझे इसमें कितना मजा आया, मैं कितनी देर चुप रह सकता हूँ, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो ये वो चीजें हैं जिसको हम बच्चों के साथ मिलकर गेम के तौर पर करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम किसी भी डिजायर्ड टाइम के लिए उनके अंदर साइलेंस क्रिएट करवाएंगे, और इंशाल्लाह ये उनके अंदर इनर डिसिप्लिन पैदा करने में बहुत मददगार साबित होगी। लेकिन एक हार्ड टास्क ये है कि पहले हम बड़े ये गेम करके देखें। ठीक है, आप अपनी अपनी जगह पे इस गेम को करें, और अगले सेशन में आप मुझे जरूर बताइए कि आपने इस गेम को खुद से कितना एंजॉय किया, और अगर आपने बच्चों के साथ किया तो वहां पर क्या सूरत हाल रही। आपके फीडबैक का इस मामले में इंतजार रहेगा। आगे देखते हैं कि कोई चीज अगर इस हवाले से हो तो। ये देखें, ये एक नेचुरल सीन है जिसका हमने इंतखाब किया था। इसको क्लास में हैंग किया जा सकता है। आमतौर पे ऐसी जगहों की खामोशी होती है जहाँ पर इस तरह की ग्रीनरी हो, पानी हो, यानी कूलनेस और कामनेस, और ये इनर पीस का भी एहसास दिलाती है हमें ये चीज। नेक्स्ट।
ऐसी तस्वीर को हम साइलेंस बोर्ड भी बाज़-औक़ात कहते हैं। वॉकिंग ऑन द लाइन की एक्टिविटी है, आप चौड़ी टेप के साथ अपनी फ्लोर पे कोई एक्टिविटी लगा के एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कैट वॉक होती है ना, बच्चा लाइन के ऊपर ही दोनों पैर रखेगा। इससे इसके जो ग्रॉस मोटर जो ग्रॉस मसल्स है ना, उनकी प्रैक्टिस होती है। शुरू में बच्चे के लिए चलना मुश्किल होता है, पहले वो खाली हाथ चलेगा, इसके बाद कोई चीज़ बच्चे को पकड़ाई जा सकती है, जैसे एम्प्टी ग्लास, ठीक है? उसके बाद आप भरा हुआ ग्लास भी इसको दे सकते हैं, ताकि वो उसको कंट्रोल करना सीखे कि पानी ना गिरे। ये वो चीज़ें हैं जो उसकी हैंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेंगी और उसकी क्रॉस मोटर स्किल्स को भी डेवलप करेंगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ाएँगी। और वो इस एक्टिविटी के दौरान चूँकि क्वाइट रहता है, तो उसे अपनी अपनी बोलने की सलाहियत को भी कंट्रोल करने का मौका मिलता है। आगे चलते हैं। वॉकिंग ऑन द लाइन की एक्टिविटी है, देखिए 3 टू 4 बच्चों के ग्रुप का इनवाइट करेंगे कि वो लाइन के ऊपर खड़े हो जाएँ इक्वल डिस्टेंस के साथ। टेल देम दैट व्हेन क्लैपिंग बिगिंस, please walk on the line in a normal manner, but keep the same distance from the person in front of them. Once the clapping has stopped, they can all have their seats. Then children from this group are comfortable enough with their steps move. अब देखिए ये वो चीज़ है जो बच्चे को वॉकिंग ऑन द लाइन की एक्टिविटी जो है ना, ये बच्चे को बैलेंस गेन करना, उसकी क्यू में खड़े होना, क्यू में चलना, इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो भी इन टर्न उसकी हो जाएगी। अमूमन बच्चे क्यू में सीधा नहीं खड़े होते। जब बच्चे यहाँ पर वॉकिंग ऑन द लाइन की एक्टिविटी करते हैं ना, तो क्यू में खड़े होना भी उनके लिए आसान हो जाता है। जो मैंने अपने इन 20 सालों में फ़ील किया कि किसी और तरीके से छोटे बच्चों को एक प्रॉपर क्यू नहीं सिखाई जा सकती। जब उन्हें वॉकिंग ऑन द लाइन सिखा देते हैं ना, तब उनकी क्यू जो है वो अच्छी बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्सरसाइज, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज वॉकिंग ऑन द लाइन की है। मैं बच्चों के ग्रुप को इनवाइट करेंगे एक्सरसाइज के लिए और उन्हें बताएंगे जब क्लैपिंग स्टार्ट हो। जी बस ये एंड हो गया हमारा इसका, ये आखिरी एक्टिविटी है। अगर आपका जमात का टाइम है तो यू कैन लीव। इसमें हम बच्चे को जो है ना वो फील कराएंगे कि उनका जो फुट है ना वो हील टू टो वो पूरे का पूरा लाइन के ऊपर हो। और जब क्लैपिंग स्टार्ट हो जाए तो बच्चा जो है वो इस पे लाइन पे वॉक करना जो छोड़ दे। इक्वल डिस्टेंस को उन्होंने मेंटेन रखना है और जब भी वो फ्री हो तो वो एक्टिविटी कर सकते हैं उस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट। इसमें कुछ एक्सटेंशंस है। वॉकिंग ऑन द लाइन, कैरिंग अ hand held flag, walking on the line carrying two different objects in both hands, walking on the line with something on your head, walking on the line carrying a glass of water fills up to the brim. अच्छा आगे देखते हैं। वॉकिंग अराउंड द मैट है, ये एक्टिविटी भी इसी तरह ही है। बच्चे ने मैट के चारों तरफ जो है पहले उसको अनफोल्ड करना है, फिर उसके इर्द गिर्द जो है ना इस तरह घूमना है कि उसका पैर जो है उसका स्टेप जो है वो रख करना है। और इससे भी बच्चा बैलेंस सीखेगा। इसको जितनी दफा चाहे वो रिपीट कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये उसकी डेवलपमेंटल नीड है ना, वो बार बार इस एक्टिविटी को करना चाहेगा। ठीक है, और जब हम एक्टिविटी खत्म कर लें तो हम बच्चे से सिखाएंगे किस तरह उसकी जगह पर रखना है। वाइंडिंग अप जो है प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट। तो अगर कोई सवाल हो आपकी तरफ से, वरना हमारी क्लास का इख्तिताम हो जाएगा इंशाल्लाह। नमाज का टाइम भी हो चुका है। चलें मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी ऑडियो अवेलेबल होगी, ऑडियो अवेलेबल होगी और आपको वाया ईमेल चली जाएगी इंशाल्लाह।
जी बोलता नहीं है, बच्चे तो 2 साल के भी अपनी वॉशरूम की नीड जो है वो बोल के नहीं बताते। बच्चों में बोलने का आगाज हो जाता है। आप देखिए 7 to 8 मंथ बच्चा सिंगल वर्ड की बेबलिंग में बच्चे आ जाते हैं। कोइंग और बेबलिंग, कोइंग से वो बेबलिंग की एज पे तो 6 मंथ के बाद आ जाते हैं, यानी कि वो बेबी लैंग्वेज जो होती है उसी को हम बेबलिंग कहते हैं ना, थोड़े थोड़े लफ्जों में। और ये बच्चा अपने जेस्चर्स के जरिए बॉडी लैंग्वेज से मदर पहचानती है कि वो बच्चे को वॉशरूम जाना है। मेरा ख्याल है आप इस बात को अपनी नानी या दादी से डिस्कस करें, वो आपको समझा देंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे की जाएगी। इंशाल्लाह सजाद भाई आपको भिजवा देंगे इनकी जो ऑडियो, बल्कि ये इसी तरह की सेशन की रिकॉर्डिंग है जिसमें हमारी सारी स्लाइड्स भी साथ अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम।